अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। उम्मीद है सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि CS19 कंप्यूटर साइंस या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के का फाइनल प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज़ होता है। SRS डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आज मैं उसकी सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें वो सारी डायग्राम्स और चीज़ें बनेंगी। और आपने कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट से लेनी है तो कहाँ से लेंगे। मैं फिर उसके बाद आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो मेरी टीम ने मिलके हमने प्रीवियस ईयर्स में बनाई हुई हैं डॉक्यूमेंट। हम इसकी पेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट इससे हेल्प लेकर या कहीं और से हेल्प लेकर बना सकता है, खुद से कर सकता है तो ठीक है। अगर नहीं कर सकता तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, आप उसे लेकर मुझसे रब्ता करके मेरे से आप पेड बनवा सकते हैं। ठीक है, आइए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट क्या है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, CS19 ये इसकी SRS डॉक्यूमेंट है। CS519 की थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें कुछ चीज़ें इसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है 619 की वो मिक्स करके बनाई गई है डॉक्यूमेंट। उसमें एक ही डॉक्यूमेंट होती है 519 में, 619 में दो डॉक्यूमेंट बनी होती हैं। ठीक है, इन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइनल जो डॉक्यूमेंट बनती है और फाइनल प्रेजेंटेशन बनती है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे ही बनाई जाती है। तो मैं इसके मुताबिक गाइड करूँगा। 519 के मुताबिक भी ऑलमोस्ट सिमिलर गाइडेंस ही आपको चाहिए। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसने लिखा हुआ है। ये मैंने वो एम्प्टी डॉक्यूमेंट लिया है किसी प्रोजेक्ट की, किसी स्टूडेंट से कि ये एम्प्टी है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं लिखा। मैं इसके मुताबिक आपको चलूँगा। सबसे पहले लिखा है गिव हेयर योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या करना है। हमने वो टाइटल लिखना है जो टाइटल एक आपको उसकी डॉक्यूमेंट मिलती है प्रोजेक्ट की, जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल लिखी होती है। ठीक है, तो हमने क्या वो टाइटल लिखना है या खुद से क्रिएट करना है? दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। आप खुद से टाइटल भी दे सकते हैं, वो सेम टाइटल सेम नेम जो वहाँ दिया हुआ है जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल में है वहाँ से भी लेकर यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास कोई है तो वो वेब एप्लीकेशन में इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया। आप इस तरह इसको नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसमें लिखा होता है कि ग्रुप आईडी। ये ग्रुप आईडी आपके जहाँ पर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट सेक्शन है ना, उसमें सबसे पहले ग्रुप आईडी लिखा होता है, उसके नीचे सुपरवाइज़र का नाम लिखा होता है। तो आपने आपने यहाँ पर ग्रुप आईडी अपनी लिखनी है, VU ID नहीं लिखनी होती। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होके कहते हैं कि ग्रुप आईडी में क्या आएगा। ग्रुप आईडी में आपकी VU ID नहीं, ग्रुप आईडी आएगी। ये आपने नोट करना है। वहाँ से असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिखी होती है। नीचे ही आपके सुपरवाइज़र का नाम लिखा होता है, वो नाम इधर लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं। रिवीजन हिस्ट्री का सेक्शन है। अब ये बहुत जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये वो रिवीजन हिस्ट्री होती है कि जब जब आप जो जो डॉक्यूमेंट पे काम करते जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखते जाए। लाइक उसने कहा कि करंट डेट पे वर्जन 1.0 इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट है, उसका राइटर कौन होगा? यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी आएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट पे काम किया। आप इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट डेट लिख देते हैं। लाइक ये हमने डेट लिख दी, उसका नेक्स्ट वर्जन क्या होगा? 1.1 होगा। ठीक है, या आप इसकी सीरीज़ को ऐसे चला सकते हैं कि इसे हम कर दें 0.1, ये 0.2 हो जाए। और इस तरह चलते चलते आपने इन दी एंड रिवीजन जो आपने करनी है डॉक्यूमेंट की
वो 1.0 हो जाए। ये आपके अपने पास है, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। आपको इसमें कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देंगे, मैंने सिर्फ आपको एक गाइड करने का तरीका, एक प्रोसेस बताया कि आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न में रह के करना है आपने। ये नहीं करना कि एक जगह 0.1 आ गया, 2.1 आ गया, 1.1 आ गया ना, एक सीक्वेंस में चलें। ये डॉक्यूमेंट का बेसिकली वर्जन है कि पहले वर्जन बना, फिर दूसरा बना, इन दी एंड फाइनल वर्जन जो डॉक्यूमेंट का आफ्टर रिवीजन के बाद जो बनाया गया वो क्या है, वो आपने इन दी एंड मेंशन कर देना कि ये 1.0 है, या आप जिस तरह भी हिसाब से चलना चाहते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। ये टेबल ऑफ कंटेंट वो है कि जो जितना आपने काम करना है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक आपका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यूज़ केस डायग्राम है, यूजर सिनेरियो है, उन सारों का उन्होंने ऑलरेडी टेबल ऑफ कंटेंट आपको बना के दिया है। लाइक मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करता हूँ तो वो आपको वहाँ ले जाएगा उस सेटिंग के ऊपर। ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता है, अगर ना हो तो आप रेफरेंस में आके टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट टेबल पर क्लिक करके। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इसके तरीकाकार हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट अगर ख़राब हो जाए, आपने नया क्रिएट करना है तो वो सारे आप कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपने इसी चीज़ों को लेके चलना है। आप खुद से भी अगर आपको आती हैं, आपको समझते हैं कि आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं एक सीक्वेंस में रख के, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपको बिल्कुल इजाज़त है। मैं अभी एग्जांपल जो आपको आगे दूंगा, जो मैंने बनाई हुई हैं खुद से, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो आपने काम करना है, इस पर कैसे बनाते हैं अगर कस्टम बनाना। अच्छा, सबसे पहले एसआरएस डॉक्यूमेंट में स्कोप है। अब स्कोप में क्या है, दिस सेक्शन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिलीवरेबल्स एंड लिमिटेशंस। ये यहाँ पर हमने स्कोप में प्रोजेक्ट का वो बताना होता है कि इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसको क्या करेगा, बाउंड्रीज क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ तक इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट बन सकता है, क्या काम कर सकता है, कौन सी स्पेसिफिक जो आपने इसको चुना है। लाइक कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कोई वेब एप्लीकेशन है, तो वो कहाँ तक क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकती है। इट डिस्क्राइब व्हाट प्रोजेक्ट विल अचीव, इससे आपको क्या चीज़ हासिल होगी प्रोजेक्ट करने से, क्या आप बनाना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है। द फंक्शनैलिटी इट विल इंक्लूड एन एनी कंस्ट्रेंट सच एज बजट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आपको कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, आप इसके अंदर सारा कुछ स्कोप में बता सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई लाइक पीएचपी में आप बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड स्टूडियो में आप बनाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या है, कि कितने टाइम में बनेगा, और ऐसी बेसिक चीज़, बिल्कुल बेसिक है ये स्कोप। बिल्कुल आपने इसको 10 से 15 लाइन के अंदर आपने स्कोप को लिखना है, वो मैं आपको एग्जांपल भी आगे दिखाता हूँ। उसके बाद फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने सेपरेट हेडिंग में लिखनी है। फंक्शनल वो होती हैं जो सिस्टम की स्पेसिफिक फीचर्स एंड फंक्शन दैट सिस्टम मस्ट हैव, ये चीज़ें सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। उसमें है यूज़र ऑथेंटिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन। ये जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे लिखी है कि उसके अंदर यूज़र का रिकॉर्ड है, डाटा की आपस में प्रोसेसिंग हो रही है, कोई रिपोर्ट जनरेट होनी है। ये भी मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ आएगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। फिर नॉन फंक्शनल वो होती हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट, यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी सिक्योरिटी वाइज कैसा है, यूजेबिलिटी कैसी है, स्केलेबिलिटी मतलब एक्सपैंड हो सकता है, यूजेबिलिटी मतलब उसका इंटरफेस कैसा है, यूज़र के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है, सिक्योरिटी उसके अंदर कोई ऐसे तो नहीं मसला फ्लॉ तो नहीं है कि डाटा आराम से उसका लॉस हो जाता हो, परफॉर्मेंस मीन के बस स्लो तो नहीं है, टाइम पे काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है, इंश्योर द सिस्टम ऑपरेट इफेक्टिवली अंडर डिफाइंड कंडीशन। इसमें आपने वो भी बताना होता है कि आपने जो ये कंपैटिबिलिटी का भी आपने बताना होता है कि ये वेब एप्लीकेशन है तो ये ब्राउज़र में रन होगी, कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बतानी हो तो वो बताई जा सकती हैं। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो फिर आप बताएंगे कौन कौन से एंड्रॉयड के ऊपर ये या इनसे अबव में ये कंपैटिबल है होगी। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है,
अंडर द डिफाइंड कंडीशन का मतलब यही है कि जो हम डिफाइन करेंगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, उन कंडीशन के अंदर वो एप्लीकेशन या कोई ऐप है या सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल ठीक ऑपरेट करेगा। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे बनाई जाती है यूज़ केस डायग्राम। यहाँ सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। आपका सिस्टम और आपका यूज़र दोनों ने कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या फंक्शन ऑपरेट बातचीत नहीं सॉरी क्या क्या फंक्शन ऑपरेट करने हैं, यानी यूज़र ने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो चीज़ें। ईच केस रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन और प्रोसेस विद इन अ सिस्टम के अंदर। हर जो यूज़ केस होता है, यूज़ केस डायग्राम के अंदर यूज़ केस बनाए जाते हैं हर एक्टर के। लाइक वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, दोनों ही एक एक्टर्स हैं। तो उन एक्टर्स को वो जो जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं वो चीज़ें जो है वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। नहीं तो आप मेरी वीडियो जो मैंने बताई है वो देख लीजिए, उसमें आपको फिर कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद है यूजेज सिनेरियो। यूजेज सिनेरियो क्या चीज़ है? यूज़ केसेस, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है यूज़ केसेस के ऊपर। वो आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको देख लें। बेसिकली जितने यूज़ केस बनते हैं ना यूज़ केस डायग्राम के अंदर, उन सब के आगे यूज़ केसेस लिखे जाते हैं, जिनके अंदर यूज़ केस का टाइटल होता है, आईडी होती है, एक्शन, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव पाथ, प्री पोस्ट कंडीशन, ऑथर, एक्सेप्शंस। ये भी मैं एग्जांपल इसकी दिखाऊंगा, लेकिन आप उसको मेरी वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं कि कैसे यूज़ केसेस बनाए जाते हैं। इनमें ही सारी चीज़ें क्या है मैं भी आपको आगे भी गाइड कर देता हूँ फर्दर, और अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अडॉप्टेड मेथोलॉजी। अब इसमें आपको व्यू प्रोसेस मॉडल कहा गया है। व्यू प्रोसेस मॉडल मेथोलॉजी होती है जिस प्रोसेस को आपने काम करके ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैथोलॉजी। अच्छा, उसमें वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल को बेसिकली कंबाइन करके आपने बनाया हुआ है। ये आपका CS605 के हैंडआउट में मेंशन है कि कैसे दो मॉडल को कंबाइन कैसे करते हैं, दो मेथड्स को कंबाइन कैसे किया जाएगा, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में आगे दिखाऊंगा कि ये व्यू प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, फिर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज़ है जो आपकी SRS डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड होती है, वो आपका वर्क प्लान है, या उसको कह सकते हैं कि आपका गैंट चार्ट आपने जो बनाना है, जो यहाँ इन्होंने रिक्वायर्ड किया, और उसके लिखा है कि MS प्रोजेक्ट आपको चाहिए, या आपने कहीं और नहीं बनाना, सिर्फ MS प्रोजेक्ट में बनाना है। अगर बाकी ऊपर कोई डायग्राम जैसे यूज़ केस डायग्राम है, वो मैंने बताया हुआ है कि MS Visio यूज़ करें, सबसे बेस्ट टूल है कोई भी डायग्राम बनाने के लिए। इसी तरह MS प्रोजेक्ट एक होता है। नॉर्मली ये वर्ड एक्सेल के साथ जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, वो इंस्टॉल नहीं होता, कुछ पैकेजेस में होता भी है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। गूगल पे आके लिखिए MS प्रोजेक्ट 2016, डाउनलोड पे आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास लिंक आएगा freesoftwarefiles.com। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड होगा, आप उसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास ये प्रोजेक्ट देखें, MS प्रोजेक्ट 2016 यहाँ शो होना शुरू हो गया। ये होता है MS प्रोजेक्ट। मैं आपको इसको दोबारा जो है वो क्लोज़ करके ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो सेम एज इट इज़ वर्ड की तरह, एक्सेल की तरह ये चीज़ है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पर अपना गैंट चार्ट जो है वो बनाने की इसके अंदर फैसिलिटी है। लाइक मैंने ब्लैंक पेज किया तो आप देखें टास्क मोड, टास्क नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, और क्या उसका टास्क का नाम है, कितने दिन का है, इससे प्रीडिसेसर जो होता है यानी इससे पिछला टास्क क्या था वो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह जब आप ये लिखते जाएंगे तो यहाँ पर एक वो गैंट चार्ट बनता जाएगा। ये आपके राइट साइड वाली स्क्रीन पे, लेफ़्ट साइड पे आपने उसका लिखा, राइट साइड पे उसका, वो मैं अभी एग्जांपल में दिखाता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक, आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने कि कैसे आपने बनाना है। आपने अपना प्रोजेक्ट के ऊपर सोचना है।
ये सारी चीज़ें आपके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बनेंगी। लाइक स्कोप जो लिखेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं है कि आपने मैंने जो बता रहा हूँ वो लिख देनी है या आपने कहीं इंटरनेट से उठा कर लिख देनी है, नहीं। ये आपने खुद से सोच के अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। आपके प्रोजेक्ट की चीज़ें होनी चाहिए, किसी और के नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो डिटेल्स आप लिखेंगे, अपने प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी, सुपरवाइज़र नेम लिखेंगे, अपने नाम लिखेंगे, किसी और का नहीं लिखेंगे। अगर आप किसी के साथ ग्रुप में प्रोजेक्ट आपने पिक किया है, 2 लोगों का ग्रुप बनता है, तो फिर दोनों का में से एक बनाकर दोनों मिल के बनाएंगे, लेकिन सबमिट सिर्फ एक ही करता है, दोनों नहीं करते। दोनों कर सकते हैं, एक्सेप्ट दोनों की हो जाती है, लेकिन आपने एक ही यहाँ ग्रुप आईडी लिखकर उसका ऑथर जो भी आपने अपना आपको मेंशन करना है या दूसरे को मेंशन करना चाहते हैं, वो दोनों की आप ऑप्शन होती है आप करके, तो उसको आपने सबमिट करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, लाइक उसने एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर ग्रोसरी मैनेजमेंट, ठीक है, ये नाम दे दिया। यहाँ पर ग्रुप आईडी आ जाएगी, सुपरवाइज़र नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें उसने क्या लिखा है। उसने ये एग्जांपल के लिए है, ये मैंने किसी स्टूडेंट से लेकर उससे आपको दिखा रहा हूँ। उसने क्या किया, उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें उसने पूरी डिटेल लिख दी कि क्या वो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, किस तरह का होगा इंट्रोडक्शन में। इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका ठीक है, एक्सेप्टेबल तरीका है। इसमें वो उसने यही समझा कि ये जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है, तो उसने इसको इस तरह लिख दिया। आगे अपने आप को राइट स्टूडेंट आईडी, इधर उसने अपनी आईडी लिखी हुई थी एज एन ऑथर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उसने सारी डिटेल, टेबल ऑफ कंटेंट वैसे का वैसे ही रहने दिया, उसने चेंजेस नहीं की। ये उसने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा, यही बेसिकली उसने ऊपर उसके अंदर रिवीजन हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ था। तो ये उसमें अपना स्कोप देखें, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा कि वो क्या है, उसका स्कोप क्या है, इसकी जो स्पेसिफिक फंक्शन आप परफॉर्म इसमें करने लगे, कोई ऐप बनाने लगे, इसका आउटकम क्या आएगा, क्या इसका रिज़ल्ट आएगा। वो थोड़ा सा बेसिक जो है वो 2 पैराग्राफ के अंदर उसने आपको लिख के दिया है और बताया उसके बारे में। उसके बाद उसने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें लिखी है, यूजर शैल बी एबल टू रजिस्टर द एप्लीकेशन, यूजर शैल बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन विद द क्रेडेंशियल। ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसका अपना तरीका है, हिज ओन वे। उसने एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये तरीका भी ठीक है। आपने अपने दिमाग से सोच के लिखना है, किसी और का दिमाग का लिखा हुआ कहीं और से उठाया हुआ कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना। अपने दिमाग से सोचना है कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट अच्छी तरह रीड करनी है, 3 से 4 बार रीड करेंगे फिर आपको समझ आएगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है उसके अंदर। उसने फंक्शनल नॉन फंक्शनल नहीं लिखी यहाँ पर, मिस कर गया। उसके बाद यूज़ केस आईडी है, सॉरी यूज़ केस डायग्राम है। उसने देखें एक एक्टर है, एक कस्टमर है, एक डिलीवरी पर्सन है, उसके उसने यूज़ केसेस लिखे हैं। दोनों लॉगिन हो सकते हैं और अपने अपने उनके जो है रिमूव फ्रॉम कार्ट, कस्टमर चेकआउट और रजिस्टर, और ये एक तरह से उसने उसको बेसिक डायग्राम बनाई है, कोई इंक्लूड या एक्सटेंड रिलेशनशिप नहीं दिया, सिंपल एक डायग्राम बनाई है। आप भी इसी तरह अपने ही प्रोजेक्ट के मुताबिक बना सकते हैं। उसके बाद यूज़र सिनेरियो उसने क्या लिखे हैं, सिनेरियो 1 रजिस्टर एंड सेटिंग अप द ऐप। यूज़र है, वो बेसिकली उसने यूज़ केसेस बनाने के बजाय उसने यूज़ केस लिखा है कि ये भी तरीका एक तरह का ठीक है, या भी आप एक तरह का अपना सकते हैं कि यूज़र जैसे सारा बाय ए बिजी वर्किंग प्रोफेशनल डाउनलोड एंड इंस्टॉल, उसके बाद रजिस्टर करेगी, ईमेल वेरिफिकेशन, लॉगिंग, एडिंग इनिशियल आइटम्स। उसके बाद दूसरा सिनेरियो कौन सा, इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन ये मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, ये तरीके को। ये यूज़ केसेस लिखने का या यूज़र सिनेरियो बनाने का ये तरीका ठीक नहीं है। हो सकता है ठीक भी हो, आप इस पर रिसर्च करें। मैंने क्योंकि स्टूडेंट से ली है, तो इसलिए जो मैं अपना तरीका है वो आपको बाद में बताता हूँ। अडॉप्टेड मैथोलॉजी जो है उसके अंदर वाटरफॉल उसने लिया है और स्पाइरल मॉडल बनाया है उसने, ठीक है। उसके बाद व्यू प्रोसेस मॉडल और उसको भी बनाया है। दोनों तरह आप कर सकते हैं, यहाँ तो सीधा व्यू प्रोसेस मॉडल बता दें कि ये हमने यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न आप बता दें, या आप दोनों को वाटरफॉल मेथड को, स्पाइरल को, दोनों को एक्सप्लेन करके उनकी डायग्राम बनाकर
फिर व्यू प्रोसेस मॉडल बता दें कि हमने इनको दोनों को कंबाइन करके किया। दोनों तरीक़ों से ठीक होगा, कोई मसला नहीं है। डायग्राम बनानी ज़रूरी होती है इसके अंदर, एक्सप्लेन करके रीज़न बता के साथ आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। खुद से बना लें, नेट से कॉपी कर लें, कहीं से गूगल से लेके, फिर आप MS वीओ में आके आप बना के दोबारा कर सकते हैं। दोनों तरह से ऑप्शन आपके पास है। आप ये तरीके से करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, कॉपी करके कहीं से लेके आते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर बेहतर यही होता है आप खुद बनाएं, ठीक है। इसको कहीं से इंटरनेट से देख लें, सेम एज इट इज़ कॉपी करके आप डायग्राम बना दें। उसके बाद एंड दी एंड है गैंट चार्ट। वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले उसने SRS रेकमेंड कही, स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट है, टोटल कितने डेज लगेंगे, 21, स्टेटस सबमिट है। स्टेटस लिख दें, नहीं लिखें, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं। लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। ये वैसे गैंट चार्ट इतना खूबसूरत किस्म का नहीं बनाया हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, प्रोटोटाइप है, फाइनल डिलीवरेबल है। इस तरह करके आप को उसने एक्सप्लेन किया है कब स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है, कितने टोटल दिन लगेंगे, और ऐसे उसने सारे प्रोजेक्ट का नहीं बताया, टोटल प्रोजेक्ट का भी बताना होता है। तो ये आपका वो फर्स्ट जो है मैंने आपको दिखा रहा था, फर्स्ट एग्जांपल हो गई है। मैं उसके बाद जो मैंने बनाए हैं मैं उनमें आपको एक गो थ्रू कराता हूँ। एक वेब बेस्ड एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसकी ज़रा ये थोड़ा सा रिवीजन हिस्ट्री पर जाएँ ज़रा। अब मैंने डेट मेंशन की है, उसके आगे उसका वेरिएंट मेंशन किया है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया है कि क्या बना है। लाइक इंट्रोडक्शन और स्कोप है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा गया है। रिक्वायरमेंट के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़ केस डायग्राम MS वीओ यूज़ करके यूज़ केस डायग्राम बनाई गई है। यूजेज सिनेरियो स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर का यूजेज सिनेरियो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा गया है। फिर अडॉप्टेड मेथड में वीयू प्रोजेक्ट मॉडल कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड स्पाइरल, ये डिटेल दी गई है। आगे आपने ऑथर एक दफ़ा लिखना चाहते हैं तो एक दफ़ा ऊपर अपनी वीयू ID लिखते हैं। यहाँ हर दफ़ा जब आपका होगा रिवीजन हिस्ट्री, उसके मुताबिक आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद वर्क प्लान है, फिर इन दी एंड ओवरव्यू एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट को एक तरह की फॉर्मेटिंग नहीं करते। लाइक आप कहीं पर टाइम न्यू रोमन यूज़ हुआ है, कहीं पर इंडियन फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, कहीं पर कोई फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। ऐसे नहीं करना है, एक ही फ़ॉन्ट यूज़ होना चाहिए, एक ही पैटर्न के हिसाब से हेडिंग और सारा कुछ चलना चाहिए। ये सेम टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ हुआ है। उसके बाद स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट देखें, इतना ही आपका होना चाहिए, 7 to 8 लाइन, मैक्सिमम 10 to 12 लाइन्स के अंदर आपने अपना scope of web-based application platform project is to develop a comprehensive system that allows students to register, select and participate in various online tests. The system will provide an initiative and user-friendly interface for both administrator and student. ये एक बेसिक उसका बताया गया कि ये स्कोप है इसका। स्कोप ये होता है विजन, आपने क्या बनाने लगे हो, बस इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है 8 to 15 लाइन्स के दरमियान में, ज़्यादा लंबा स्कोप नहीं होना चाहिए। फिर उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखें। एडमिन पैनल की अलग है, वो सेपरेट करके लिखी है मैंने, कि वो ऑथेंटिकेट करेगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट करेगा, टेस्ट कैटेगरी है, क्वेश्चनेबल है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और फिर लॉग आउट करेगा एंड। फिर स्टूडेंट और यूज़र पैनल है, उसकी अपनी अलग है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, परफॉर्मेंस कैसी है, रिलायबिलिटी, कंपेटेबिलिटी। देखें कंपेटेबिलिटी में लिखा है मैंने, सिस्टम शुड बी कंपेटेबल विद द पॉपुलर वेब ब्राउज़र एंड डिवाइसेस। मेंटेनेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डाटा बैकअप जो है वो बैकअप मैकेनिज़्म भी है इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरह जो है करके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी गई है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम को ज़रा देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैंने सेपरेट रखा है कि एक तरफ स्टूडेंट दे दिया, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, और फिर उसके यूज़ केसेस उनके इर्द गिर्द लिख दिया। लॉगिन है, लॉग आउट है, दोनों का कंबाइन करके लिखा गया। ये आप मेरी वीडियो मैंने बताया उस पर देख सकते हैं। उसके बाद है यूज़र सिनेरियो, यूज़ केसेस लिखे हैं मैंने। यूज़ केस की ID है, एक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, अल्टरनेटिव पाथ है, प्री कंडीशन है, पोस्ट कंडीशन है, ऑथर आपकी अपनी ID होगी, एक्सेप्शन, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्शन आ सकती है, अल्टरनेटिव पाथ हो सकता है, एक्शन क्या चाहिए, एडमिन एंटर द यूज़र एंड पासवर्ड एंड क्लिक द लॉगिन बटन,
यहाँ पर ये भी आ सकता है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। एक्शन की जगह आप स्टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ केसेस की वीडियो में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह देखें, मैंने सारों के यूज़ केसेस लिखे हुए हैं, हर यूज़ केस के स्टूडेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, वो सारे 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उनको डायग्राम टेबल की फॉर्म में किया है। एक ही पैटर्न है, सब में सेम यूज़ केस आईडी है, यूज़ केस टाइटल है, एक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, अल्टरनेटिव पाथ है, प्री कंडीशन है, पोस्ट कंडीशन है, ऑथर है, एक्सेप्शन है। हर चीज़ एक पैटर्न के अंदर, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, एक पैटर्न के अंदर चलना चाहिए। ठीक है, इसका मैं अभी आपको आगे जो है ना एग्जांपल के अंदर जब दूंगा तो एक अल्टरनेट तरीका भी आपको बताऊंगा। फिर अडॉप्टेड मेथड के अंदर आपके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कंबाइन करके वाटरफॉल मेथड कर लें। ये देखें, जैसे मैंने वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल की दी, इसमें व्यू प्रोसेस मॉडल नहीं दिया। ऐसे भी एक्सेप्टेबल है कि दोनों आप दे दें और व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम ना दें, एक्सप्लेन कर दें कि हम दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं वो एज ए व्यू प्रोसेस मॉडल। यहाँ मैंने बताया कि दोनों की दे के तीसरे की भी दे सकते हैं या खाली व्यू प्रोसेस मॉडल की दे दें, तीनों को एक्सप्लेन करके कि दोनों को वाटरफॉल मेथड क्या है, स्पाइरल मॉडल क्या है, दोनों को कंबाइन करके व्यू प्रोसेस मॉडल बनता है, और वो हमने जो है यहाँ पर यूज़ किया। अब ज़रा वर्क प्लान की तरफ गौर से ज़रा देखिएगा, मैंने वर्क प्लान कैसे बनाया है। वेब बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को कितने डेज लगेंगे, 139 डेज। स्टार्ट कब हो रहा है, फिनिश कब हो रहा है। इसी तरह उसके अंदर SRS डॉक्यूमेंट है, उसको 34 डेज लगेंगे। उसके जो सब टास्क हैं उनको कितनी कितनी देर लगेगी, कौन कौन सा कब होगा। मैंने आपको वहाँ पर MS प्रोजेक्ट पे बताया था कि राइट साइड पे वो ड्रा करेगा, वो आपको देखें वो ड्रा कर रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कितने कितने दिन के लिए चल रही है और किसका किसके साथ रिलेशन है और कब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी होगी। इन द एंड फाइनल डिलीवरेबल है कि उसको 43 डेज चाहिए और पूरे प्रोजेक्ट को 139 डेज चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट फॉर हेल्पिंग मटेरियल आपके लिए मैंने ये प्रोवाइड की। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसके बाद ज़रा मैं जल्दी से गुजारूंगा। लाहौर रेंटल एप्लीकेशन है। ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री सेम ऐसी थी जैसे मैंने पहले लिखी थी, टेबल ऑफ कंटेंट भी वैसे ही है। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट देख लें थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पर उसको कंप्रेस किया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखा है, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की हुई है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी आपको मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी स्टैक देखें यहाँ मैंने ऐड किया है। आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे पहले मैंने बताया था, वैसे भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंपैटिबिलिटी का नहीं बताया हुआ, वो भी आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं, एक हेडिंग ऐड करके वो लिख सकते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपको बेहतर लगता है, सूटेबल लगता है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम है, देखें मच सिमिलर वे में मैंने जो है उसको बनाया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही है कि इसके अंदर एडमिन एक एक्स्ट्रा, इसके अंदर 3 एक्टर्स हैं। ठीक है, आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चलना है। मेरे प्रोजेक्ट जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इनके हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को देखना है आपने। उसके बाद यूजर सिनेरियो, मैंने एक नए तरीके से यहाँ पर एक और तरीका आपको बताया है कि एक ही टेबल बनाया है, उसके अंदर लाइक मैंने उसके पर हेडिंग देता गया मेन, उसमें डिफरेंट टेबल बनाए थे, उसमें लेफ़्ट साइड पे हेडिंग होती थी और राइट साइड पे उसकी डिटेल होती थी। इसमें टॉप पे हेडिंग है, टॉप पे सारी चीज़ें उसकी दी हुई हैं, उसके नीचे मैं सारी लिखता जा रहा हूँ, लाइक ऑनर लॉगिन, उसका यूज़ केस आईडी क्या है, एक्शन क्या करता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, फिर अल्टरनेटिव पाथ, पोस्ट कंडीशन, प्री पोस्ट कंडीशन, फिर ऑथर और फिर एक्सेप्शन। इस तरह करके जो है वो किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने देखे अडॉप्टेड मेथड के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जस्ट आप उनको व्यू प्रोसेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, व्यू प्रोसेस मॉडल के की फेजेस लिख दें और उसके बाद वाटर स्पाइरल मॉडल बना दें। यहाँ पर आप दोनों ना बनाएं, व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम बना लें। जैसे आपको सूटेबल लगता है, जो आपको बेहतर लगता है वो कर दें। आपको मैं एंड में बताता हूँ कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद एंड उसका जो वर्क प्लान है, गैंट चार्ट है, वो देख लें। सिमिलर वे में मैंने बनाया है, आप इसको अपने तरीके से इन्हांस भी कर सकते हैं। आपके पास अपने पास ऑप्शन है कि आप फाइनल प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट SRS और फिर उसके बाद डिज़ाइन और उसके बाद टेस्ट
प्रोटोटाइप फेज़ और फाइनल डिलीवरेबल। ये बीच वाले जो हैं उसके अंदर प्रोसेसेस हैं, जितने वो टास्क हैं वो ना लिखें बेशक, ये भी ऑप्शन है आपके पास बनाने की, वो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, कोई मसला नहीं आएगा उसमें। ये ऑलरेडी हम 3 देख चुके हैं। अब लास्ट में आपको दिखा देता हूँ एक और, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, बाकी दोनों तो वेब एप्लीकेशन थी, इसलिए मैं दिखा दूँ कि वो भी आलमोस्ट सिमिलर ही होती है। प्रोजेक्ट काफ़ी किस्म के होते हैं, वेब एप्लीकेशन होंगी, मोबाइल एप्लीकेशन होंगी, एंड्रॉयड, iOS, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, C# के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट मैं आपको सिर्फ यहाँ बताना ही ये चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट सारों की आलमोस्ट सिमिलर ही बनती है, उसमें कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता। उन्होंने पहले से प्री बना के जो मैंने आपको दिखाया उसी तरह होती है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। मैं ये इसलिए दिखाने के लिए लास्ट में आपको दिखाया कि देखें, इसमें मैं लाइक पर्पस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे पर्पस पे ले गया। मैंने यहाँ पर एक सेपरेट चीज़ है, उसका पर्पस नहीं दे दिया, उसका स्कोप अलग कर दिया। इस तरह भी एक मेथड, एक तरीका है। कार्ड बिल्कुल ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप देख लें, आप जिस तरह मैंने उसका पर्पस लिखा हुआ है कि पर्पस क्या है, फिर उसका स्कोप, उस पर हम उससे लेके उससे काम क्या करेंगे, वो ऐप क्या करेगी, हमारा टारगेट क्या है, मार्केट क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, इस तरह आप देखें। उसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, पहले मैंने नॉन फंक्शनल लिखी हैं, उसके बाद फंक्शनल लिख दी है। फंक्शनल ओवरऑल सिस्टम की लिखी हैं, फिर ओवरऑल उसके अंदर सिस्टम और ट्विटर यानी टीचर का मॉड्यूल है, उनकी अलग लिखी है दोनों की। इस तरह भी बहुत बेहतर तरीका, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम है। देखें, सिमिलर वे में मैंने 2 एक्टर हैं, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, उसके अपने अपने यूज़ केस हैं। फिर यही सेम सिनेरियो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये भी सिनेरियो यूज़ केसेस के लिए ठीक है और वो दूसरे वाला भी ठीक है। आपको जो बेहतर लगता है, जो आपको इंटरनेट पर सर्च करें, इसके बारे में मेरी वीडियो भी मौजूद है। आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो उसको आप वीडियो को डिटेल में देखें, आपको और समझ आएगी कि कैसी जो है वो यूज़ केसेस कैसे बनाए जाते हैं, यूज़ सिनेरियो क्या चीज़ है, ठीक है। उसी तरह सिमिलर वे में आप देख रहे होंगे, स्टूडेंट का अलग है, ट्यूटर का अलग बना। अडॉप्टेड मेथड, इसमें मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाई। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ ना करें, डायग्राम बनानी लाजमी है। विदाउट डायग्राम आपकी डॉक्यूमेंट में वो आपको पास तो कर देगा, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर देगा कि डायग्राम होनी चाहिए। इसी तरह गैंट चार्ट आपको एंड पे देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ एंड पर कुछ बातें हैं रिगार्डिंग SRS डॉक्यूमेंट। जो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि आप यहाँ पर, ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है, ये बाद में अपडेट होती है, ये फ़ाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी अतलवसात जो वो आपके माइंड के हिसाब से, ये अभी आप प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, अपनी प्रोजेक्ट को बनाना है, ये आप अभी स्टार्टिंग फेज़, फर्स्ट फेज़ में है। तो आप इसके बाद जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट बनती है, उसमें ये डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दोनों ऐड होके एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होती है, फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, फ़ाइनल प्रेजेंटेशन तैयार होती है। फ़ाइनल रिपोर्ट ही बेसिकली फ़ाइनल डॉक्यूमेंट होती है। उसमें ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं, ठीक है, कि आपका जितना इसके अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें भी जो चीज़ें होंगी दोनों को कंबाइन करके एक ही डॉक्यूमेंट में करना होता है। वो डॉक्यूमेंट आपको वो देते हैं खुद से, आपने उसके अंदर बस अपनी चीज़ें ऐड करनी होती है। कोई चीज़ मॉडिफाई हो गई ड्यूरिंग प्रोजेक्ट बनाते हुए, कोई चीज़ अपडेट हो गई, कोई फीचर ऐड हो गया, कोई रिमूव हो गया, कोई चीज़, कोई प्रोसेस रिमूव हो गया, कोई डायग्राम में कोई चेंजेस करनी है, कोई आपने मिस्टेक कर दिया, आपने ये सबमिट की बना के, आपको जब सबमिट करते हैं तो 20 या 25 दिन बाद नीचे कमेंट आ जाता है कि एक्सेप्टेड है या पास है। फिर वो कहता है कि आप अपने कमेंट चेक करें LMS पर। आप जब असाइनमेंट सेक्शन में होते हैं ना, CS 609 या 619 या 519 के, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपका जो है उसने कमेंट, वो कहता है डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके अंदर कमेंट किए हैं, वो आपको कमेंट करके बताता है कि आपने यहाँ यहाँ ये मिस्टेक की है, फाइनल डॉक्यूमेंट में इसको इम्प्रूव कर लें, बस। तो उस कमेंट्स को आपने लाजमी पढ़ना है। जो भी आपकी मिस्टेक होगी वो आप वहीं पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये मेरी मिस्टेक है,
मुझे ये करेक्ट करनी चाहिए, उसके बारे में आप उसको रिसर्च करें और उसको फिर इन दी एंड फाइनल डॉक्यूमेंट में करेक्ट करें। या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है वो चीज़ आप सही हो, उसका यूज़ होना हो, तो इन दी एंड आपने फिर उसी को कंटिन्यू करना। वो जस्ट एक कमेंट टीचर लिख देता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप इसको इम्प्रूव करें या बेहतर करें या गलत लिख दी है या यहाँ मिस्टेक है, जस्ट आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, ये मेरी वीडियो जो है यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। बाकी जो यूज़ केस डायग्राम है, यूजर सिनेरियो है, यूज़ केसेस, इन दोनों की वीडियो लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनको भी लाजमी देखिएगा ताकि आप ये बेहतरीन रंग में इस डॉक्यूमेंट को बना सकें। ठीक है, एक बात फिर एंड पर बोल दूं कि फॉर्मेटिंग जो है डॉक्यूमेंट की है, जिस हिसाब से इन्होंने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, बड़े मेहरबानी उसी को ही, अगर आप अपना नहीं कर सकते तो उसी को ही कंटिन्यू करें। जैसे उन्होंने ये हेडिंग्स को अंडरलाइन किया हुआ है, मेन हेडिंग को इन्होंने अंडरलाइन करके बोल्ड किया है, जो साइज़ यूज़ किए हुए हैं तो फ़ॉन्ट के साइज़, इन्हीं को ही आप इसी स्टाइल को आप रखें ताकि ये एक खूबसूरत लगती है ना, एक खूबसूरती के लिए होती है कि डॉक्यूमेंट ज़रा खूबसूरत है, प्यारी है। जो पढ़ने वाला टीचर है, रीडर है, वो कहेगा यार इसने कोई प्यारी नफासत से बनाई हुई है। आपने ये असाइनमेंट भी आप बनाते हैं तो एक नफासत से एक अच्छी खूबसूरत बनी हो तो टीचर उसको सराहता है, यार इसने काम किया है, इसने वर्किंग की है। ठीक है, तो अब मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कैसी लगी है आपको वीडियो, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ रहा हो तो आप ये वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।